आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई योजना के रेफरेंस में करंट अफेयर्स का। तो यहाँ पर क्वेश्चन है अपना कि पीएम जनमन योजना का संबंध किस समुदाय से माना जाता है। पहला ऑप्शन आपके अनुसूचित जाति यानी कि ऐसी कैटेगरीज, हस्तकला समुदाय के अंतर्गत आपके शिल्पकार, मिस्त्री, खिलौना निर्माणकर्ता, ये जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग होते हैं वो हस्तकला समुदाय के अंतर्गत आते हैं। अनुसूचित जनजाति यानी कि आपके आदिवासी रेफरेंस में, और तीसरा वर्ग है किसान वर्ग। तो हमें ये देखना है कि पीएम जनमन योजना का संबंध किस समुदाय से माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आता है आपके अनुसूचित जनजाति के रेफरेंस में। यहाँ पर इस समुदाय के लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत की गई थी। हम इस पर बात करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लें कि अगर अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति के लिए गवर्नमेंट द्वारा पीएम अजय योजना चलाई जा रही है। हस्तकला के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पीएम विश्वकर्मा योजना संचालित की जा रही है, जिसमें इस हस्तकला से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको लगभग 3 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है। और किसान वर्ग के लिए जो योजना चलाई जा रही है वह पीएम आशा योजना चलाई जा रही है। इस पर हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले आज देख लेते हैं पीएम जनमन योजना के रेफरेंस में पीएम जनमन योजना क्या है और किसकी कौन से समुदाय के लिए चलाई जा रही है। तो हम बात करते हैं पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन योजना पे अगर इसकी पहले हम फुल फॉर्म बात करें तो इसका होता है जैसे जनजाति, ऐसे आदिवासी, एन से न्याय और महाअभियान। और इस योजना को जनरली अगर देखा जाए तो आदिवासी या जनजाति के पूरे वर्ग के लिए न होके केवल 75 इन आदिवासी जनजाति के लिए किया गया है जो विशेष रूप से पिछड़े रहे हैं और जिन्हें नाम दिया जाता है पीवीटीजी, पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब ये पीवीटीजी शब्द क्या है, कहाँ से आता है, तो इसको हमें थोड़ा सा इतिहास पे जाना होगा। 1973 में भारत सरकार ने जनजातियों की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया था और उस आयोग का नाम था ढेबर आयोग। और ढेबर आयोग ने भारत की जो संपूर्ण लगभग जो जनजातियां थी उनका डीपली अध्ययन किया और उन जनजातियों में से उन्हें लगभग 75 जनजातियां ऐसी मिली जो आज भी अपनी पुरानी कृषि व्यवस्था, पुरानी तरीके की जो इनकी कृषि व्यवस्था थी, दूसरा इनका शिक्षा का निम्न स्तर, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन और सबसे महत्वपूर्ण चीज इनकी संख्या में लगातार कमी को देखा गया। यानी कि अपने जिस क्षेत्र में ये निवास करती थी वहां पर इनकी संख्या में लगातार कमी देखी गई। इन 4 चीजों के आधार पर इन 75 जनजातियों का एक विशेष समूह बनाया गया और ये देखा गया कि सरकार को अब इन जनजातियों पर फोकस करने की जरूरत है और इन्हें नाम दिया गवर्नमेंट ने उस दौरान पीटीजी, पार्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप। और बाद में ये कहा जाता है कि इसको लेकर योजनाएं बनी, चलती रही, लेकिन फिर भी इनकी स्थितियों में विशेष सुधार नहीं आया। तो बाद में 2006 में इस पीटीजी समूह को नाम दे दिया गया पीवीटीजी। तो इस प्रकार ये पीवीटीजी समुदाय है। और ये जो पीवीटीजी समुदाय है, ये पीवीटीजी समुदाय जिनकी संख्या लगभग भारत में 75 मानी जाती है, ये जो भारत है वो भारत के जो लगभग 18 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी संख्या मानी जाती है। 18 राज्यों में तो बात की जाए तो 18 राज्यों में से सर्वाधिक जो संख्या इन पीवीटीजी समुदाय की है वो उड़ीसा में है जो लगभग 13 है।
आंध्र प्रदेश में अगर इसके रेफरेंस में अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में इनकी संख्या 12 है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर इनकी संख्या 7 आती है। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल मात्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहां पर ऐसी जनजातियों की संख्या देखी गई है। तो ये पीवीटीजी समुदाय का इतिहास रहा है। और अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक मिशन पीवीटीजी मिशन के नाम से शुरू किया है और इन्हीं पीवीटीजी मिशन को अपवर्ड करने के लिए, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आपके जो ये पीएम जनमन मिशन की शुरुआत की गई, यानी कि इस योजना की शुरुआत की गई है। अब इस योजना में जनरली देखा जाए तो मैं अभी आपसे बात कर चुका हूं कि सरकार का जो उद्देश्य है इस योजना में, सरकार का उद्देश्य है कि सरकार इन पीवीटीजी समुदाय के जो आदिवासी हैं इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इनके शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं के साथ यहाँ सुविधाओं को प्रदान करने के लिए जो सरकार है लगभग 24,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च करने के लिए इस योजना का बजट बनाया गया है। और अब बात करते हैं इस योजना की जो शुरुआत है। इस योजना की जो शुरुआत है आपके 15 नवंबर 2023 को की गई और यह जो योजना है यह आपके झारखंड के रांची का जो खूंटी है उस खूंटी से इस योजना की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर इस योजना की शुरुआत इसी दिन से क्यों की गई और यहीं से क्यों की गई? जनरली अगर हम बात करें तो 15 नवंबर को आपके मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस। आदिवासियों की जो इतिहास है, उनका समाज के प्रति उनका जो योगदान है, उनकी उन धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए आदिवासी या जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। और 15 नवंबर को आपके एक विशेष जनजाति महापुरुष हुए जिनका नाम था बिरसा मुंडा। यह बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जिन्हें आदिवासी लोग जनरली एक उपनाम से भी संबोधित करते हैं, धरती आबा के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। और बिरसा मुंडा का मुख्य योगदान जनरली हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इन्होंने जो ब्रिटिश शासन है उस ब्रिटिश शासन के शोषण और उनकी धार्मिक नीतियों के खिलाफ एक विद्रोह शुरू किया जिसे आदिवासी भाषा में उल्गिनान कहा जाता है। और ये जो आंदोलन था बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था, इसमें यह कहा जाता है कि अनेक आदिवासियों ने इनका साथ दिया, इन्होंने पूरे आदिवासी समुदाय को जागृत किया। जो बिरसा मुंडा थे वह एक वैष्णव संप्रदाय से की तरफ इनका रुख हो गया था, जबकि इनकी जो आरंभिक एजुकेशन है वह एक चर्च मिशनरी में होती है। और वहाँ पर इन्होंने ये देखा कि किस तरीके से ईसाईयत में कन्वर्ट करने का एक प्लान, आदिवासियों को ईसाईयत में कन्वर्ट करने का एक प्लान चलाया जा रहा है और उसी के खिलाफ इन्होंने एक विद्रोह शुरू कर दिया। और रांची की जेल में यहाँ पर जब इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, झूठे केस लगाए जाते हैं और जब रांची की जेल में इन्हें रखा जाता है तो वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस वजह से उसी जेल को, जो रांची का जो कारागार था, उसे वर्तमान में बिरसा मुंडा कारागार के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं की जयंती पर इस योजना की शुरुआत की जाती है। भारत सरकार ने 15 नवंबर 2021 से बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और अभी जो ये योजना शुरू हुई वो तीसरा जो जनजाति गौरव दिवस था और उस दौरान ये योजना शुरू की गई। अब यहाँ तो शुरुआत की बात होगी। अब इस योजना का जो क्रियान्वयन है, इस योजना का जो क्रियान्वयन है ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो केंद्रीय जनजाति मंत्रालय करेगा। और इस
क्रियान्वयन में भारत सरकार के जो 9 मंत्रालय हैं वो इनको क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, करेंगे। अब हमें ये चीज़ समझनी कि केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है, तो हम यहाँ पर बात करें तो श्री अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा इस समय केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के मंत्री हैं। अब इस योजना में जनरली 9 मंत्रालय तो सपोर्ट कर रहे हैं और इनके माध्यम से 10 क्षेत्रों पर जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों पर फोकस देने की बात कही गई है। ये कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर भारत सरकार फोकस देगी? इसमें से पहला अगर हम बात करें तो आवास क्षेत्र। आवास क्षेत्र के अंतर्गत ये माना गया है कि ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत इन आदिवासी क्षेत्रों में परिवारों को लगभग 4.90 लाख पक्के आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिस दिन ये योजना शुरू हुई थी उस दिन लगभग 1 लाख जो पीवीटीजी समुदाय के परिवार थे उनको पक्के आवास की राशि जारी की जा चुकी थी। दूसरा क्षेत्र इस योजना में जो निर्धारित किया गया वह है पेयजल। पेयजल क्षेत्र के अंतर्गत ये कहा जाता है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भारत सरकार है वह इन क्षेत्रों को इन क्षेत्रों पर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। उसके साथ साथ यहाँ पर इनके जल जीवन मिशन के अंतर्गत इनके जो कुछ गांव हैं उन ग्रामीण समूह पर, उन ग्रामीण क्षेत्रों पर जो सार्वजनिक पेयजल टंकियां हैं उनके निर्माण की भी योजना रखी गई है। तीसरा जो क्षेत्र यहाँ पर निर्धारित किया गया वह है शिक्षा। शिक्षा के यहाँ पर डेवलप करने के लिए जो यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय है उस शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इन आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 10 आकांक्षी पीटीएस ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे और इन पीटीएस ब्लॉक के माध्यम से यहाँ के विद्यालयों का संचालन किया जाएगा और विद्यालयों को आधुनिक बनाने का काम किया जाएगा। आगे जो चौथा क्षेत्र बनता है यहाँ पर वह है वन धन विकास केंद्र। वन धन विकास केंद्र एक तरीके से ये क्या है, स्वयं सहायता समूह है। यहाँ पर 15 से 20 आदिवासियों को मिलाकर एक समूह बनाया जाएगा और इनके माध्यम से जो जंगली द्रव्य हैं जो केवल मात्र जंगल में मिलते हैं, जैसे कि शहद, जंगली औषधियाँ, ऐसी अनेक चीजें हैं जो यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी और जो यहाँ पर उपलब्ध होती है इन औषधियों की जंगली द्रव्यों को इकट्ठे करने और इनके विपणन से संबंधित जो ट्रेनिंग है वह ट्रेनिंग यहाँ पर इन आदिवासी जो स्वयं सहायता समूह इनको दी जाएगी और फिर बाद में इनको मार्केटिंग के लिए मार्केट में भेजा जाएगा। यानी कि सीधा सी बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन आदिवासी जो समुदाय हैं इनको रोजगार प्रदान करने की बात कही जा रही है। तो ये 5वां क्षेत्र हो गया। छठे क्षेत्र पर अगर हम वापस आए तो यहाँ पर छठा क्षेत्र है स्वास्थ्य। कि यहाँ पर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये कहा जाता है 10 जिलों में लगभग 1000 मोबाइल मेडिकल यूनिट स्थापित की जाएगी और उसके साथ साथ यहाँ पर आयुष वेलनेस सेंटर की स्थापना भी की जाएगी इन आदिवासी क्षेत्रों में। आगे हम बात करें तो सामुदायिक क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर 2500 जनसंख्या वाले जो गांव हैं उनके लगभग 10-10 समूह बनाए जाएंगे और यहाँ पर इन्हें एक तरीके से टाउन के रूप में डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। हर प्रकार की जो सुविधाएं इन 20 जो गांव हैं या नगर हैं इनमें विकसित करने की बात कही गई जिससे कि वहाँ पर लोगों की आवाजाही बढ़े। 8वां जो क्षेत्र आता है वह आता है आपके सामाजिक न्याय।
सामाजिक न्याय के तहत ये कहा जाता है इनके अंदर महिलाओं में और पुरुषों में सामाजिक जागृति लाने के लिए यहाँ पर आंगनबाड़ी के माध्यम से आंगनबाड़ियाँ स्थापित की जाएगी और उनके माध्यम से यहाँ पर सामाजिक न्याय के प्रति लोगों की सजगता बढ़ाई जाएगी। और उसके अलावा पुनः नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि सोलर एनर्जी को डेवलप करने के लिए यहाँ पर जो सोलर ग्रेड स्थापित किए जाएंगे और गलियों में जो सोलर लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। 10वां यहाँ पर विद्युतीकरण के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया कि 1,57,000 जो पीवीटीजी परिवार है वहाँ पर फुल फ्रेश लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। और एक जो 11वां पॉइंट लास्ट वाला बचता है वह है कि यहाँ पर छात्रावास, बड़े बड़े नगरों में आदिवासियों के इन पीवीटीजी समुदाय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लगभग 500 आधुनिक छात्रावासों की स्थापना की जाएगी जहां पर रहकर ये अध्ययन कर सके। तो इस प्रकार यह योजना यहाँ पर जो है संचालित करने का सरकार का प्रयास है। अगली हम इस योजना के साथ, नई योजना के साथ कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।